वेलकम टू JKICC। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। वेल, इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है दैट इज इन्फ्लेशन के बारे में एंड मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज में। अब मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। वेल, एज आई टोल्ड यू, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है। मॉनेटरी मीन्स मनी रिलेटेड पॉलिसीज जिसको RBI इनिशिएट करता है। अब आज हम इस पॉलिसीज का यूजेज पढ़ेंगे कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज किया जाता है या कैसे हम उसे फॉर्मुलेट करते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। वेल, एज आई टोल्ड यू, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये हमारी RBI फॉर्मुलेट करती है एंड इसके अंडर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI के पास दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें कहा जाता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकंड को कहा जाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। वेल, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है मनी सप्लाई पे। मनी सप्लाई क्या हुआ? टोटल मनी इन सर्कुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उसे मनी सप्लाई कहा जाता है। वेल, इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आई हैव बैंक रेट। अब ये हमने मॉनेटरी पॉलिसीज में कवर किया था। बैंक रेट क्या होता है? द रेट एट विच RBI गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक टू मीट आउट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, यानी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए RBI जो लोन दे रहा है उसे बैंक रेट कहा जाता है। अब इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है? वेल, कहता है ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम यहां पे इन्फ्लेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ध्यान में रख के चलिए कि इन्फ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी में पैसा जो है वो ज्यादा है। अब बैंक रेट यानी जब RBI गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक, अब RBI को पता है इकोनॉमी में ऑलरेडी पैसा ज्यादा है एंड दैट क्रिएट्स इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। तो व्हाट दे डू विल द बैंक रेट, वो क्या करेंगे? वो इस बैंक रेट को बढ़ा देंगे। बैंक रेट को बढ़ाने से क्या होगा? बैंक रेट को बढ़ाने से होगा ये कि जो क्रेडिट है ये मेरा कॉस्टलियर हो जाएगा, उधार लेना वो महंगा हो जाएगा। जब क्रेडिट कॉस्टलियर हो जाएगा तो क्या होगा? पैसा कमर्शियल बैंक क्या ज्यादा लेंगे RBI से? नो। तो कमर्शियल बैंक इससे क्या हो जाएंगे? दे डिस्करेज, और वो लोन लेंगे ही नहीं। जब कमर्शियल बैंक ने लोन ही नहीं लिया तो क्या वो आगे लेंड कर पाएंगे जनरल पब्लिक को? नो। उससे क्या होगा? इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट, लेंडिंग कैपेसिटी पे उनकी इंपैक्ट पड़ेगा। जब उनकी लेंडिंग कैपेसिटी पे इंपैक्ट आएगा तो क्या होगा? जब उनकी लेंडिंग कैपेसिटी पे कम हो जाएगी तो पैसा इकोनॉमी में कम जाएगा, यानी लेस मनी गोज टू इकोनॉमी। और जब कम पैसा इकोनॉमी में जाएगा तो डेफिनेटली जो लोगों की जो खरीदने की कैपेसिटी है, जिसे कहा जाता है परचेजिंग पावर, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जब लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की कैपेसिटी ही कम हो गई है तो ऑटोमेटिकली मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है, जो ओवरऑल डिमांड है, वो फॉल कर जाएगी। और जब डिमांड ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्राइस फॉल करना स्टार्ट कर जाएगा और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ योर बैंक रेट, कि अगर इन्फ्लेशन के टाइम में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे बाय द RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। उसी तरीके से बैंक रेट के साथ आ जाता है हमारा रेपो रेट। वेल, रेपो रेट क्या था? सबसे पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेपो रेट इज बेसिकली द रेट एट विच RBI गिव लोन्स टू कमर्शियल बैंक, बट किसके लिए? टू मीट आउट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। अब शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए दिया जा रहा है। नाउ इन्फ्लेशन सिचुएशंस प्रिवेल्स इन एन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी, यानी पैसा इकोनॉमी में ज्यादा है, तो डिस्करेज करेंगे। अब रेपो रेट के साथ क्या करेंगे? रेपो रेट को भी बढ़ा देंगे। तो रेपो रेट क्या था? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो RBI चार्ज करता है। अब अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया तो दैट मींस क्रेडिट बिकम कॉस्टलियर, क्रेडिट कॉस्टलियर हो जाएगा। अब जब उधार ही एक्सपेंसिव है, लेना, पैसा लेना जो है ये एक्सपेंसिव है, तो इससे क्या होंगे? कमर्शियल बैंक डिस्करेज होंगे, वो नहीं लेंगे। जब कमर्शियल बैंक लेंगे ही नहीं पैसा तो इकोनॉमी में जो पैसा है वो कम जाएगा, और जब पैसा कम इकोनॉमी में जाएगा तो डेफिनेटली लोगों के पास भी वो कम पैसा पहुंचेगा, यानी लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम पैसे की शॉर्टेज की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन कम होने की वजह से
उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली हमारे प्राइसेस जो है वो डाउन आना शुरू हो जाएंगे और इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है ये कंट्रोल्ड हो जाएगी। वेल, थर्ड एस्पेक्ट इज योर रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या था? जब कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा, सरप्लस पैसा पड़ा होता है तो दे कैन पार्क दैट सरप्लस फंड्स विद आरबीआई। तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे देता है उसे कहा जाता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। अब ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन क्या किया जाएगा? वेल, ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन हम क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगा, इस रिवर्स रेपो रेट को इनहैंस कर देगा, बढ़ा देगा। अब इससे होगा क्या? वेल, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा, कमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई। क्यों? क्योंकि उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे ज्यादा मिल रहा है। अब जब कमर्शियल बैंक ने ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रख दिया तो उससे क्या होगा? इट क्रिएट अ नेगेटिव इंपैक्ट ओवर द लेंडिंग कैपेसिटी। वो लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा तो आरबीआई के पास रख दिया ताकि वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें मिले। अब इससे क्या होगा? जब कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी ही नहीं है तो कम पैसा इकोनॉमी में फिर जाएगा, लेस मनी गोस टू द इकोनॉमी, और जब कम पैसा इकोनॉमी में जाएगा डेफिनेटली लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। अगर लोगों की खरीदने की कैपेसिटी ही कम हो गई है तो दैट मींस एग्रीगेट डिमांड फॉल, ओवरऑल जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी तो आपका क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, आपका जो प्राइस है ये भी फॉल हो जाएगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन उस टाइम पे करेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज अ केस ऑफ बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो रिमेंबर द डेफिनेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज बेसिकली सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल करना और परचेज करना। अब इन्फ्लेशन के टाइम में हमें बताना है कि क्या वो सेल करेगा या परचेज करेगा। वेल, देखो, इन्फ्लेशन में पैसा इकोनॉमी में ज्यादा है, अब उसे कम करना है। कम कैसे किया जाएगा? तो वेल, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बताया था। इट जस्ट लाइक एफडी। जैसे एक एफडी का होता है उसमें स्पेसिफाइड होता है कि इस पर्टिकुलर पेपर नोट विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, इसकी करंट वैल्यू ये है, नियर फ्यूचर आपको इतना मिलेगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जैसे सेल एंड परचेज होता है तो ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा कि ये लो सिक्योरिटीज, कमर्शियल बैंक उस सिक्योरिटीज को बाय करेंगे। जब बाय करेंगे तो वो पैसा किसको दे देंगे? आरबीआई को। तो ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई सेल करता है सिक्योरिटीज को। जब सेल करेगा तो आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा। वो पैसा कहां से निकला? इकोनॉमी से निकला, मनी सप्लाई से निकला। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, और जब वो सेल करेगा तो उससे क्या होगा? देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। पैसा जो है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम हो जाना, पैसा जो है इकोनॉमी में कम हो जाएगा। जब पैसा इकोनॉमी में कम हो जाएगा तो क्या होगा? लोगों की जो खरीदने की कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, जब आपके पास पैसा ही नहीं रहा तो आपकी खरीदने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो जब खरीदने की कैपेसिटी ही कम हो गई है तो क्या हम डिमांड कर पाएंगे? नहीं, हमारे जो एग्रीगेट डिमांड है ये फॉल कर जाएगा, और जब एग्रीगेट डिमांड ही फॉल कर गया तो हमारा जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डाउन आ जाएगा, फॉल कर जाएगा, और इन्फ्लेशन जो राइज प्राइस कर रहा था वो सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रब आउट हो जाएगी। कैश रिजर्व रेशियो जिसे सीआरआर कहा जाता है। अब सीआरआर है क्या? डेफिनेशंस पे फोकस कीजिए। सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, यानी इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता है विद आरबीआई। यानी टोटल जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास आया उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखना होता है। वेल, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये सिर्फ एज अ रेशियो, लीगल रेशियो है, इसे मेंटेन करना होता है। सीआरआर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमी में ऑलरेडी पैसा ज्यादा जा चुका है तो व्हाट विल हैपन विद द सीआरआर? आरबीआई कैश रिजर्व रेशियोज को बढ़ा देगा। जब कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा?
यानी अब कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा पैसा एज अ रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि सीआरआर बढ़ गए, और सीआरआर है क्या? मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स विच कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन विद आरबीआई। तो वो ज्यादा पैसा उन्हें एज अ रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब अगर कमर्शियल बैंक ने ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रख दिया एज अ रिजर्व, एज अ लीगल रिजर्व रेशियो, जो कैश रिजर्व रेशियो है, तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास खुद पैसा कम बचेगा, तो इट क्रिएट अ नेगेटिव इंपैक्ट ओवर द लेंडिंग कैपेसिटी। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा लेंडिंग कैपेसिटी पे, वो लोन नहीं दे पाएंगे। अब जब लेंडिंग कैपेसिटी ही कम हो गई है तो क्या होगा? लोगों की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो कैपेसिटी है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर अगर खरीदने की कैपेसिटी ही कम है तो लोग डिमांड ज्यादा कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो एग्रीगेट डिमांड फॉल, और जब एग्रीगेट डिमांड ही फॉल कर गया है तो प्राइस उसके साथ फॉल कर जाएगा, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है, डिमांड कम है, तो किसी भी चीज के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। दिस इज कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर, एसएलआर के केस में बताएं। अब एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, तो डेफिनेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मींस इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स which commercial bank has to maintain with themselves। ये था with RBI, SLR is with themselves, यानी मिनिमम परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करना है, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ कैश और इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, उसे SLR कहा जाता है। नाउ ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इस SLR को क्या किया जाएगा? वेल, मुझे पैसा इकोनॉमी में कम करना है बीइंग RBI, तो इस SLR को बढ़ा दिया जाएगा, एसएलआर को रेज कर दिया जाएगा। रेज करने से क्या होगा? नाउ रेज करने से अब कमर्शियल बैंक्स को अपने पास, खुद के पास ज्यादा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, उनको ज्यादा पैसा एज अ रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा। जब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो आगे, उनको एज अ रिजर्व ज्यादा मेंटेन करना है अपने पास, तो वो आगे लेंड नहीं कर पाएंगे। तो जब लेंड ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? लेस मनी गोज टू द इकोनॉमी, कम पैसा इकोनॉमी में जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक से ही पैसा इकोनॉमी में मूव करता है। लेस मनी गोज टू द इकोनॉमी, और जब कम पैसा इकोनॉमी में जाएगा तो क्या लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा? नो। तो यानी लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन कर जाएगी। अब जब लोगों की खरीदने की कैपेसिटी ही कम हो गई तो वो चीजें ज्यादा ले पाएंगे? नहीं। एग्रीगेट डिमांड फॉल, और जब डिमांड ही नहीं है तो किसी भी चीज के प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं, प्राइस विल फॉल। इन्फ्लेशन की कंट्रोल सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। वेल, दिस इज द सिचुएशन ऑफ योर इन्फ्लेशन। अगर मैं इसका फिर से एक क्रक्स बताऊं कि किन चीजों को बढ़ाया गया, किन चीजों को कम किया गया, तो आप यहां पे इसको एज अ इंस्ट्रूमेंट्स एंड यहां पे आप रेट्स लिख लो या टूल्स लिख लो, जो भी आपके पास हैं, कि उनका इंपैक्ट क्या पड़ा ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। अब अगर बैंक रेट की बात करें तो हमने क्या किया? ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन बैंक रेट को बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ? लेस मनी गोज टू द इकोनॉमी। सेकेंड, रेपो रेट के साथ हमने क्या किया? रेपो रेट को भी हमने बढ़ा दिया। थर्ड, रिवर्स रेपो रेट, इसको भी हमने इंक्रीज कर दिया। फोर्थ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमने क्या किया? ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने सेल कर दिया। फिफ्थ, सीआरआर रेज कर दिया। सिक्स्थ, एसएलआर रेज कर दिया। अब इन सारी चीजों को आपको इन स्टेप्स के थ्रू दिमाग में रखनी है। ये स्टेप्स आपको इन चीजों को याद करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। वेल, ये याद नहीं रखना है कि बैंक रेट, इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ा देंगे, रेपो रेट बढ़ा देंगे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे। रादर देन दिस स्टेप्स, इंपैक्ट क्या होगा? अच्छा, अगर ये करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फिर नेक्स्ट स्टेप। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो डेफिनेटली ये जो चीजें हैं आपके दिमाग में ज्यादा देर तक बैठेंगी एंड यू अंडरस्टैंड इजिली द कंसेप्ट कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। वेल, अगर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, जो तीन ही हैं, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशंस एंड डायरेक्ट एक्शन। वेल, एज आई टोल्ड यू
मॉनेटरी पॉलिसीज में मैंने जैसे आपको बताया था कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है, इट नेवर क्रिएट अ डायरेक्ट इंपैक्ट। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट? वेल, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड द लोन एडवांसेस। सो ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन क्या किया जाएगा? खुद सोचे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लोन एडवांसेस। सो व्हाट विल हैपन? क्या किया जाएगा? इस गैप को ज्यादा वाइडेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी पैसा ज्यादा है इकोनॉमी में, तो वो आरबीआई और ज्यादा मनी सप्लाई को नहीं बढ़ाना चाहता, वो कम करना चाहता है। तो से फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू ऑफ एसेट 100 रुपीज है तो माइट बी लोन एडवांस 50 किया जाए, यानी इनके बीच के गैप को मार्जिन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इसको क्या कर दिया जाता है? वाइड कर दिया जाता है, ब्रॉड कर दिया जाता है, ताकि कम पैसा इकोनॉमी में जाए। ओके, मॉरल सुएशंस एंड डायरेक्ट एक्शंस, देयर इज नो चेंज इन दैट। इसमें सिंपल रहेगा कि मॉरल सुएशंस मींस प्रेशराइज करना, परसुएड करना, रिक्वेस्ट करना कमर्शियल बैंक्स को टू फॉलो द पॉलिसीज जो आरबीआई ने रखी हैं। तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई प्रेशराइज करेगा, परसुएड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कमर्शियल बैंक्स को कि वो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई ने रखी हैं, जो गाइडलाइंस रखी हैं, उनको फॉलो करें। और अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो वो डायरेक्ट एक्शन बाय जस्ट कैंसिलिंग देयर लाइसेंसिंग वो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये हमारा मॉनेटरी एस्पेक्ट जो है ये पूरा का पूरा यहां पे कंप्लीट हो जाता है। वेल, अब फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट का क्या रोल है? दिस इज द रोल ऑफ आरबीआई, मनी, मॉनेटरी। अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। तो फिस्कल पॉलिसीज में क्या है? फिस्कल पॉलिसीज में बेसिकली इट्स अ पॉलिसी एसोसिएटेड विद योर गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब फिस्कल पॉलिसीज में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के पास टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन? वेल, द वेरी फर्स्ट इज योर टैक्सेस। अब अगर मैं टैक्सेस की बात करूं तो टैक्स क्या होते हैं? वेल, टैक्स इज बेसिकली अ कंपल्सरी पेमेंट जो एज पर द प्रिस्क्राइब्ड लॉ एक इंडिविजुअल को पे करना पड़ता है। ओके, अब ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, जस्ट थिंक अबाउट इट, इन्फ्लेशन है क्या? पैसा इकोनॉमी में ज्यादा है, तो अब उसको कम कैसे किया जाए? हम किसी से छीन तो नहीं सकते, बट यस, हम क्या करेंगे? ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन टैक्सेस को बढ़ा देंगे। कौन से टैक्सेस को बढ़ाएंगे? अपनी मर्जी है। टैक्सेस की अगर बात ऐसे की जाए तो मैंने आपको बताया था दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड इज टॉक्स अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये दोनों तरीके के टैक्सेस जो हैं ये हैं। वेल, मैं यहां पे टैक्सेस की बात कर रहा हूं, चाहे वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, कोई लेना देना नहीं। अगर डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, तो ये समझना, जैसे डायरेक्ट वो टैक्सेस जिसका इंसिडेंस एंड इंपैक्ट लाइज ऑन अ सेम पर्सन, यानी जिसपे लग रहा है और जो पे कर रहा है वो एक ही इंडिविजुअल है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, यानी जिसमें बर्डन शिफ्ट नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस जिसमें लग किसी पे रहा है, पे कोई और कर रहा है, जैसे जीएसटी लग प्रोड्यूसर्स पे रहा है बट पे हम कर रहे हैं, यानी बर्डन कैन बी शिफ्टेड, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। अब यहां पे सिंपल टैक्सेस को मैं कंसीडर कर रहा हूं कि व्हाट गवर्नमेंट कैन डू विद द टैक्सेस। सो ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट को पता है इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेशन, इसलिए चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। लोग खर्चा ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं इनकम ज्यादा है, उनकी खरीदने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इस टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाएगा। टैक्स रेट को बढ़ाने से क्या होगा? वेल, अगर टैक्स रेट्स को बढ़ा देंगे तो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम, ये डिस्पोजेबल इनकम क्या हुई? डिस्पोजेबल का मतलब है खर्च करने वाली इनकम कम हो जाएगी। कैसे? अगर हम कोई चीज खरीदेंगे तो वो टैक्सेस के बढ़ने की वजह से महंगी हो जाएगी, तो महंगी हो जाएगी तो अब हम चीजें कम खरीद पाएंगे, यानी हमारी इनकम कम हो गई है, खरीदने की कैपेसिटी कम हो गई है, तो डिस्पोजेबल इनकम जो है ये कम हो जाएगी। जब मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो क्या होगा? तो मेरी जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो कैपेसिटी है,
वो कम हो जाएगी। अच्छा, तो जब खरीदने की कैपेसिटी ही कम हो गई तो क्या हम ज्यादा चीजें ले पाएंगे? नो, एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब जब डिमांड ही कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है ये क्या कर जाएगा? फॉल कर जाएगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन उस टाइम पे करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड इज योर बोरिंग्स। अब बोरिंग्स का मतलब क्या होता है? बोरिंग्स का मतलब होता है उधार लेना। कौन ले रहा है उधार? तो ये है फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट ले रही है। कहां से ले रही है? गवर्नमेंट जो है ये बोरो कर सकती है आइदर फ्रॉम जनरल पब्लिक, हम आम लोगों से बाय कर सकती है, और आरबीआई से बाय कर सकती है, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है आपके आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, कोई भी है, वहां से जो है बोरो कर सकती है। ये तीन मेन सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के पास बोरोइंग्स, जनरल पब्लिक, आरबीआई एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन ऑलरेडी जब पैसा इकोनॉमी में ज्यादा है तो क्या बोरिंग्स की जाएंगी? क्या हम जनरल पब्लिक, आरबीआई या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करेंगे? नो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पैसा ज्यादा है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन बोरिंग्स को कम कर दिया जाता है। अब अगर उधार लेंगे ही नहीं, बोरिंग्स कर ही नहीं रही है, तो क्या होगा? लेस मनी गोस टू द इकोनॉमी, कम पैसा इकोनॉमी में जाएगा, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अब जब मनी सप्लाई ही कम होगी, ये पैसा कम है, तो डेफिनेटली लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी? कम पैसे में परचेजिंग पावर, खरीदने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब जब खरीदने की कैपेसिटी ही कम हो गई है तो एग्रीगेट डिमांड विल फॉल और प्राइस भी ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। So this is the second aspect. Third is deficit financing. Well, term का मतलब deficit financing का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को मीट आउट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नोट्स को प्रिंट करती है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस प्रिंटिंग मोर एंड मोर करेंसी नोट्स, ताकि जो डेफिसिट है, जो गैप है बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू। डेफिसिट का मतलब क्या है? जस्ट रिमेंबर दैट गवर्नमेंट बजट, वहां पे डेफिसिट आया था वर्ड। डेफिसिट का मतलब जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, उसे डेफिसिट कहा जाता है। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब हो गया प्रिंटिंग मोर एंड मोर नोट्स टू क्रब आउट, टू वाइडन जो गैप है आपका डेफिसिट का, इसको कम से कम किया जाए। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस प्रिंटिंग मोर करेंसी नोट्स। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करेंगे? इन्फ्लेशन ऑलरेडी पैसा ज्यादा चला गया है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इस डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम कर दिया जाएगा, यानी आरबीआई ज्यादा नोट्स को प्रिंट नहीं करेगा और सर्कुलेशंस में नहीं डालेगा। जब आरबीआई जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रिंट नहीं कर रहा नोट, तो क्या होगा? कम पैसा इकोनॉमी में जाएगा, लेस मनी गोस टू द इकोनॉमी, और जब कम पैसा इकोनॉमी में जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने से क्या होगा? लोगों की खरीदने की जो कैपेसिटी है, जिसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर, ये कम हो जाएगी। उससे क्या होगा? लोग कम खरीद पाएंगे, एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, उससे प्राइस फॉल हो जाएगा and the situation of inflation can be corrected. Okay, so this is all about measures to control inflation, कि कैसे inflation को कंट्रोल किया जाता है। I hope these things will be clear to you. इसीलिए हमने मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज को सेग्रीगेट करके पढ़ा था, एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड आउट द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ताकि आपको ये सारी चीजें जो हैं ये समझ आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।